हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का आंसर राइटिंग में डे 3 है। सबसे चक हम सोनाली चक दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न आप लोग लिखते चलें दोस्तों। प्रश्न है, नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिकता किसी विशेष संस्कृति या समाज के सापेक्ष होती है। हम लोगों को चर्चा करना है, ठीक है, चर्चा कीजिए। इस तरीके से आप प्रश्न लिखते चले दोस्तों। आई होप आपने प्रश्न लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला दिया है नैतिक सापेक्षता, ये क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, नैतिक सापेक्षता एक दार्शनिक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि नैतिक निर्णय निरपेक्ष या सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि किसी विशेष संस्कृति या समाज के मानदंडों और मूल्यों के सापेक्ष होते हैं। यह दृष्टिकोण वस्तुतः नैतिक सिद्धांतों के विचार को चुनौती देता है जो प्रत्येक व्यक्ति और स्थान पर लागू होते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। मेन बॉडी में क्या करना है आपको, नैतिक सापेक्षता के लिए तर्क। इस तरीके से आप हेडिंग कर देना। फिर आगे आपको लिखना है तरीके से, फिर नंबर 2 इस तरीके से यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि सांस्कृतिक विविधता और सम्मान विभिन्न समाजों ने सदियों के विकास के दौरान अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपरा, विश्वास प्रणाली और मूल्य प्रणाली विकसित की है। नैतिक सापेक्षवाद इस विविधता को स्वीकार करता है और इसका सम्मान भी करता है दोस्तों। फिर उदाहरण में आपको लिखना है, बहु विवाह की प्रथा जिससे कुछ संस्कृतियों में स्वीकार की जाती है लेकिन दूसरी संस्कृतियों में इस प्रथा को अनैतिक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे नैतिक मानदंड और सामाजिक विकास में परिवर्तन दोस्तों। हेडिंग डाल सकते हैं आप, नैतिक मूल्य और नैतिक सिद्धांत स्थिर नहीं है, वे समय के साथ समाज के भीतर विकसित होते बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक राजनीतिक तथा तकनीक विकास से प्रभावित होते हैं दोस्तों। ज़्यादा हेडिंग ना डालना, आप पॉइंट वाइज पैराग्राफ कर रहे हो ना, पैराग्राफ बना रहे हो, जैसे कि ये पैराग्राफ है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एक पॉइंट ऐसे ही आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। ये डायरेक्ट था लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर बताया था यहाँ से, ठीक है। फिलहाल अभी आपने मेन बोर्ड स्टार्ट किए तो अभी मत करना, जब आप लिख लो थोड़ा बहुत तब उसके बाद, ठीक है। आगे देखते हैं, नैतिक सापेक्षवाद बदलते सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर नैतिक मानदंडों के इस अनुकरण व विकास की अनुमति देता है। उदाहरण, समान लिंग संबंधों और LGBTQ+ अधिकारों की क्रमिक स्वीकृति, जिनकी पहले निंदा की जाती थी या उन्हें अपराधी माना जाता दोस्तों, और अभी भी माना जाता है कई जगह। फिलहाल अभी तो कानून आ गए हैं, ठीक है, और कई देशों ने इन्हें एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, नैतिक समाजवाद से बचना। नैतिक सापेक्षवाद एक संस्कृति के नैतिक मूल्यों को दूसरी संस्कृति पर थोपने से रोकता है, सांस्कृतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए सम्मान को बढ़ावा देता है। नैतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक आधिपत्य की धारणा से बचता है, जिसे उत्पीड़न या नव उपदेशवाद के रूप में देखा जा सकता है। आगे आपको इस तरीके से लिखना है, नैतिक सापेक्षवाद के विरुद्ध तर्क। ये दूसरी हेडिंग हो जाएगी दोस्तों। जो भी कुछ मैंने ऊपर बताया था वो सब पैराग्राफ के द्वारा आप बता सकते हैं पॉइंट वाइज, और उसमें पहली हेडिंग आई थी उस तरीके से, ठीक है। और ये हो गई आपकी दूसरी हेडिंग। इसमें आपको फिर से पैराग्राफ के द्वारा कर सकते हैं, जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर आगे इसका उदाहरण हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं सांस्कृतिक प्रथाएं बनाम सार्वभौमिक त्रुटियाँ। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे महिला जन्मनाम विकृति या बाल विवाह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। नैतिक सापेक्षवाद हानिकारक परंपराओं को उचित ठहराने को जोखिम उठाता है। और आगे देखते हैं, आंतरिक असहमति और विविधता को नजरअंदाज करना। नैतिक सापेक्षवाद सांस्कृतिकों के भीतर असहमतिपूर्ण मतों और वैकल्पिक दृष्टिकोण को अनदेखा कर सकता है या दबा सकता है, जिससे नैतिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण में हम लोग अभी देखेंगे,
उदाहरण में हम लोग देखेंगे नारीवादी आंदोलन पारंपरिक सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देता है और अपने समाजों के भीतर सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। नैतिक शून्यवाद और नैतिक व्यक्ति परकता। जब नैतिक सापेक्षवाद चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो इसका परिणाम नैतिक शून्यवाद हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें नैतिक निर्णय केवल व्यक्तिपरक और मनमाने होते हैं तथा कोई भी वस्तुनिष्ठ नैतिक सिद्धांत या सत्य स्वीकार नहीं किए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे व्यक्ति या समूह बिना किसी वस्तुनिष्ठ नैतिक आधार के केवल अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं या सांस्कृतिक प्रथाओं के आधार पर हानिकारक या अनैतिक कार्यों को उचित ठहराते हैं। नैतिक असंगति और पाखंड। देखिए सांस्कृतिक या समाज चुनिंदा रूप से सापेक्षवादी सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं। कुछ सार्वभौमिक नैतिक मानकों को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक सुविधा या स्वार्थ के आधार पर दूसरों को अस्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण एक सांस्कृतिक जो कुछ मानवाधिकारों को हनन की निंदा करते हुए राजनीतिक औचित्य या सांस्कृतिक रीति रिवाजों के कारण अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ अन्य दुर्व्यवहार जैसे पूर्वाग्रह को सहन करती है। आगे नैतिक जवाबदेही का अभाव। नैतिक सापेक्षता नैतिक जवाबदेही को कमजोर कर सकती है और अनैतिक कार्यों के लिए व्यक्तियों या समाजों को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल बना सकती है। उदाहरण नेता या सरकार सार्वभौमिक नैतिक मानकों के प्रति जवाबदेह हुए बिना ये दावा करके अत्याचार या उत्पीड़न को उचित ठहराती है कि वे उनके सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप हैं। निष्कर्ष में हम लोग आ जाएंगे। नैतिक सापेक्षवाद हमें सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति सजग रहने के लिए बाध्य करता है। फिर भी मूल्य नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस जटिल क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए विचारशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक विविधता को अकथनीय सम्मान करती है। तो आज का ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आई होप आपको हेल्पफुल लग रहा है और सभी चीज़ें ऑथेंटिक हैं और उदाहरण भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं। और ये LGBT का अभी प्लान में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो दोस्तों ये आप जब उदाहरण दोगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर पर।